Hello everyone, I welcome you all to our channel called Full Description of Law। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ नए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट इन एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 एंड कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। आइए बिना कुछ देरी करते हुए शुरुआत करते हैं अपने आज के डिस्कशन की। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है अमेंडमेंट टू एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, जो कि इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ हेल्थ वर्कर्स अगेंस्ट द वायलेंस। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इंक्लूड किया गया है इम्प्रिजनमेंट टू 6 months to 7 years फॉर दोज पीपल हु फाउंड गिल्टी अटैकिंग द हेल्थ केयर वर्कर्स। ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई बाय द यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। आइए जानते हैं उन कुछ नए अमेंडमेंट्स के बारे में जो कि एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में किए गए। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, अगर कोई व्यक्ति हेल्थ केयर के अगेंस्ट वायलेंस करता है तो वो व्यक्ति लायबल होगा हैवी फाइन के लिए या इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years के लिए। अगर कोई ऐसा कोई कृत्य करता है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ग्रेवियस इंजरी पहुंचाता है टू द हेल्थ वर्कर, वो व्यक्ति एक्यूज्ड माना जाएगा ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 6 months to 7 years एंड ऑल्सो पेनलाइज्ड विद फाइन ऑफ ₹1 lakh to 5 lakh रुपीज। ऐसा कोई भी वायलेंस कॉग्निजेबल माना जाएगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। ऐसे ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन 30 days में कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति गिल्टी है इस ऑफेंस के, जो कि वायलेंस अगेंस्ट द हेल्थ वर्कर है, वो व्यक्ति सेंटेंस्ड किया जाएगा ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 months to 5 years एंड ऑल्सो फेस फाइन ऑफ ₹50,000 to 2 lakh रुपीज। तो ये हमने जाना एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत अमेंडमेंट्स के बारे में। आइए जानते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 एक्ट नंबर 3 है ऑफ 1897। इस एक्ट को पहली बारी इन्फोर्स में लाया गया टू टैकल विद द डिसीज कॉल्ड बिबोनिक प्लेग इन मुंबई, फॉर्मर बॉम्बे इन फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया। ये एक्ट स्पेशल पावर देता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज। इस एक्ट को रूटीनली यूज़ किया गया कई बीमारी को स्प्रेड होने से रोकने के लिए, जैसे कि स्वाइन फ्लू, कोलेरा, मलेरिया एंड डेंगू। इन 2009 पुणे में एक बीमारी का पता पड़ा कॉल्ड स्वाइन फ्लू। इसको रोकने के लिए इस एक्ट को यूज़ में लाया गया। इन 2015 डेंगू और मलेरिया नामक बीमारी को डील करने के लिए इन चंडीगढ़ इस एक्ट को इन्फोर्स में लाया गया। इन 2018 इस एक्ट को इन्फोर्स में लाया गया इन गुजरात फॉर द स्प्रेड ऑफ डिसीज कॉल्ड कोलेरा। इन 2020 कोविड-19 नामक बीमारी को स्प्रेड होने से रोकने के लिए इस एक्ट को इन्फोर्स में लाया जा रहा है। तो ये हमने जाना एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के बारे में। आइए जानते हैं सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के बारे में। आइए जानते हैं सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के बारे में। सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 एक ऐसा एक्ट है जिसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को ये बिलीव हो कि किसी भी प्रकार का मेजर अभी फ़िलहाल में नहीं है किसी ऐसी डिसीज़ को डील करने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर कर सकती है किसी पर्सन को बाय पब्लिक ऑर्डर और बाय टेम्परेरी रेगुलेशन कि वो किन्हीं व्यक्ति को ऑब्जर्व करे, कोई पब्लिक को, क्लास ऑफ पर्सन को या किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व करे, और ऐसा कृत्य करना नेसेसरी है फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर डिसीज़ और फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ स्प्रेड ऑफ पर्टिकुलर डिसीज़ इन द स्टेट। तो ऐसा कृत्य अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कृत्य कर सकती है। आइए जानते हैं सेक्शन 2A ऑफ एपिडेमिक डिसीज एक्ट। अंडर सेक्शन 2A ऑफ एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है टू टेक स्पेशल मेजर्स फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज इन द सेंटर।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा बिलीव है कि कोई भी प्रकार की डिजीज़ स्प्रेड होने का डर है इन दी सेंटर और ऐसा कृत्य करने के लिए इनसफिशिएंट मेजर्स हैं, तो ऐसे डिजीज़ को डील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर्स ले सकती है, जिसके अंतर्गत वो प्रिस्क्राइब कर सकती है रेगुलेशन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ एनी शिप, वेसल लीविंग और अराइविंग एट एनी पोर्ट और such detention thereof and any person intending to sail therein arriving thereby as may be necessary। ऐसे कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 2A अकॉर्डिंग मेजर्स लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग मेजर्स लेगी। ऐसे मेजर्स जो कि किसी शिप को इंस्पेक्ट करने का हो जो कि आ रहा है या जा रहा है किसी पोर्ट पर, या फिर किसी पर्सन को जो कि इंस्पेक्ट करने का राइट है जो कि इंटेंडिंग सेल कर रहा है, अराइव कर रहा है, जैसा भी प्रकार से नेसेसरी लगे सेंट्रल गवर्नमेंट वैसा ही स्टेप ले सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। 2020 के अंतर्गत कोविड-19 नामक बीमारी के स्प्रेड होने का डर है पूरी कंट्री में और स्प्रेड हो भी रहा है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर वर्कर्स को एम्पावर किया टू गो एंड ट्रीट दोज पीपल who are suffering with the disease called COVID-19 and provide them good treatment because of which this spread of disease can be stopped। ऐसे कंडीशन में हेल्थ केयर वर्कर्स के अगेंस्ट कॉमन पर्सन ने वायलेंस किया, इंजर किया उन लोगों को, तो ऐसी इंजरी ना हो इसे प्रोटेक्शन करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत। आइए जानते हैं कौन सा आर्टिकल अलाउ करता है अमेंडमेंट लेके आने के लिए किसी भी लॉ के अंतर्गत इन केस ऑफ इमरजेंसी। आइए जानते हैं आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 123 बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगर ऐसी कंडीशन हो जहां दोनों ही हाउसेस प्रेजेंट नहीं हो, राज्यसभा एंड लोकसभा, ऐसे कंडीशन में कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट का नेसेसरी है कोई भी एक्शन लेना, तो ऐसे कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। ऐसा ऑर्डिनेंस ऐसा माना जाएगा जैसे कि और लॉज पास किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। ये ऑर्डिनेंस दोनों ही हाउसेस में पेश किया जाएगा। ऐसा ऑर्डिनेंस का विड्रॉ बाय द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेसिडेंट किया जाएगा। अगर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस है जिसको पास करने के लिए प्रेसिडेंट कॉम्पिटेंट नहीं है या फिर प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है वो पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए, तो ऐसा अगर ऑर्डिनेंस पास किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर 4 द यूनियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ऑर्डिनेंस वॉइड माना जाएगा। आइए जानते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में। कॉग्निजेबल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C ऑफ CRPC 1973, कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स एन केस इन विच police officer in accordance with the first schedule or under any other law for time being in force arrest without warrant। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है। ऐसे ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर प्रीलिमिनरी शुरू कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट और विदाउट रजिस्टरिंग FIR। कॉग्निजेबल ऑफेंस हीनियस काइंड ऑफ क्राइम माने जाते हैं जैसे कि मर्डर, रेप, डाउरी, डेथ एक्सेट्रा। विक्टिम फाइल करता है FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत या फिर कंप्लेन कर सकता है मैजिस्ट्रेट को। सेक्शन 2C बताता है कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफ CRPC 1973, पुलिस ऑफिसर बाउंड होता है रजिस्टर करने के लिए FIR अंडर दिस काइंड ऑफ ऑफेंस विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं जिनको बेल कोर्ट में ही मिलती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत बेल कोर्ट से ही मिलती है, ना कि थाने से। तो ये हमने जाना कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। आज का हमारा ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। आज हमने जाना एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के बारे में।
सेक्शन 2 एंड सेक्शन 2A ऑफ एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 के बारे में, आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सेक्शन 2C ऑफ CRPC 1973 के बारे में। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, नए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। थैंक यू सो मच।